हम दो हमारे दो जी जी परिवार नियोजन के लिए। जी जी लेकिन ये देश में ही सत्ता में परिवार नियोजन हो गया। जी जी हम दो हमारे दो, मोदी जी, शाह जी, अंबानी जी, अडानी जी, जी यही है। ये पूरा ताना बाना जो है जी जी हम यही हमारे दो का नारा एकदम कर रहे हैं। एकदम। और अडानी नहीं तो क्या, पार्लियामेंट में राहुल गांधी को क्यों निकाला? सबसे प्रमुख चीज है रोजगार का, कि रोजगार गारंटी। माने अगर रोजगार है तो उसकी गारंटी होनी चाहिए, नंबर 1। उसके बाद ही आप वेज की बात कर सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी की बात कर सकते हैं। अरे जब गारंटी नहीं है रोजगार का, तो क्या सोशल सिक्योरिटी या वेज का बात करें? बाकी सुविधाएं बेकार है जब रोजगार ही नहीं। तो पहले तो रोजगार की गारंटी हो नौकरी की, तो वही नहीं है। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। और आज हमारे बीच मजदूरों के हनुमान कहे जाने वाले बिहार के लोकप्रिय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, नासरी आईएलओ जैसे संगठन के नेतृत्व करने वाले, नगर निगम से लेकर हर विभाग में मजदूरों के हक और अधिकार की बात करने वाले चंद्र प्रकाश सिंह जी आज केवल सच न्यूज चैनल में मौजूद हैं। और आज हम कई प्रश्नों से जानने की कोशिश करेंगे कि मजदूरों की दशा और दिशा क्या है बिहार में और पूरे देश के स्तर पे। चूंकि चंद्र प्रकाश सिंह राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के भी वरिष्ठ राजनेता हैं, इसलिए बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ हो सकता है, इस मुद्दे पर भी हम उनसे बातचीत करेंगे। आज हम उनसे मुलाकात करा रहे हैं आपको। सबसे पहले स्वागत है आपका केवल सच न्यूज में। नमस्कार। आप मजदूरों के नेता हैं, देश में उनकी स्थिति पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश में जो मजदूरों की स्थिति है, खास करके हम कहेंगे कि 2014 के बाद जी, जब से नई सरकार आई है नरेंद्र मोदी जी की, पता नहीं क्यों हम लोगों को ये केवल महसूस हो रहा है, सो बात नहीं है, और कोई पॉलिटिकल एंगल से ये बात हम नहीं कर रहे हैं जी। कोई कहेगा कि हम इंटक से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। पूरे देश में जैसे किसानों ने इनके विरुद्ध आंदोलन किया, जी जी, जो इन्होंने बिल लाया किसानों के लिए, उसी तरह से उनका तो 3 बिल था और मजदूरों के लिए 4 लेबर कोड। मतलब पहले से जो कानून थे, श्रम कानून, जो आजादी के बाद से, और आजादी के भी कई वर्षों बाद भी कुछ कुछ कानून नए नए बनते रहे हैं, उन सारे कानूनों को उन्होंने आने के बाद डंप कर दिया। जी जी, और कहा कि हम एक श्रम सुधार की पद्धति चला रहे हैं, लेबर रिफॉर्म करेंगे। जी जी। तो हम लोग समझते हैं भाई चलो रिफॉर्म कर रहे हैं तो अच्छा है, रिफॉर्म का मतलब बदलाव का मतलब अच्छे के लिए बदलाव। जी जी। लेकिन लेबर रिफॉर्म में इन्होंने एक जो इम्पोर्टेंट लाइन बताया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जी जी, मतलब कि व्यवसाय में सुगमता। जी, मतलब जो व्यापार करेंगे, जो उद्योगपति हैं, मल्टीनेशनल कंपनी हैं, उनको कैसे सहूलियत प्राप्त होगी, जी जी, इसके लिए लेबर रिफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो अब ये तो बड़ा अद्भुत बात है ना कि आप एक जो करोड़ों लोग जो देश में गरीब मजदूर हैं, और हिंदुस्तान में तो सबसे ज्यादा असंगठित क्षेत्र में लोग हैं, इनफॉर्मल क्षेत्र में लोग हैं। अब उन मजदूरों को या उद्योग धंधे में काम करने वाले मजदूरों को आप उनके श्रम कानूनों को डंप कर दिया, और पार्लियामेंट में 3 तो कोरोना काल में इन्होंने पारित किया, और 1 कोरोना काल के पहले। तो कोड ऑन वेजेज, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कोड ऑन जो सोशल सिक्योरिटी, और कोड ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी, तो ये 4 कोड में सारे कानूनों को ले आए। ये इसमें हम लोगों का मानना है कि ये श्रमिकों के खिलाफ है। अब हम हड़ताल भी करेंगे तो हमारा हड़ताल का अधिकार से हमको वंचित होना पड़ेगा। 50 और उससे ऊपर के जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे, लेबर रखने वाले, उनके लिए कोई लाइसेंस रखने का जरूरत नहीं है। 300 तक जो कल कारखाना या जो एस्टेब्लिशमेंट होगा, उसमें काम करने वाले जो श्रमिक होंगे, उनको निकालने के लिए, छटनी करने के लिए कोई सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। मालिक जब चाहेगा जिसको चाहे निकाल दे। तो इस तरह के बदलाव से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में देश में काम करने वाले मजदूरों की क्या स्थिति होगी? मतलब श्रम कानून जो बना वो मजदूरों के हित में नहीं रहा। नहीं, एक तो जो हित में पहले से था उसको डंप कर दिया। जी जी। और नया जो पार्लियामेंट में इन्होंने पारित करवाया, वो अभी तक जमीन पर आया नहीं है, इसलिए कि इतना विरोध हो रहा है कि इनको हिम्मत नहीं है।
कि 2024 तक तो अब होगा नहीं, अब तो 2024 के बाद की कहानी पर बात करेंगे हम लोग। तो अभी तक पार्लियामेंट से कानून पारित कराने के बाद भी वो लागू नहीं हुआ है। अब आप सोचिए कि एक कानून पहले से हम लोगों के लिए था, उस कानून को डंप कर दिया, नया कानून बना, उसका भी पता नहीं है। तो मजदूर तो किसी बिना सहारे क्या चल रहे हैं। सारा जगह इंस्पेक्शन बंद है, कंप्लेन दीजिए पोर्टल पर जाएगा, उस पर सुनवाई होती है नहीं होती है। लेबर डिपार्टमेंट है, इनका कोई इंस्पेक्शन है ही नहीं। आप कितना भी कंप्लेन करें तो मजदूर तो 8 घंटा के बदले 12 घंटा आजकल काम कर रहा है और वेज 8 घंटा का भी नहीं मिल रहा है। इसलिए ये बहुत लंबी बात होगी, अगर हम करेंगे तो घंटों चर्चा होगा। मोटा मोटी हम यही कह सकते हैं कि देश में हार्ड वर्किंग जो लेबर हैं, मजदूर हैं, जो सही मायने में देश को गति, प्रगति, खाद, अनाज, अन्न पैदा कर रहे हैं या देश को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं, उनके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। आपकी नजरों में मजदूर और श्रमिक में क्या अंतर है? देखिए, ये केवल नाम का फर्क है। मजदूर और श्रमिक में कोई फर्क नहीं है। हम लोग तो पहले से ये समझते हैं कि देखिए मजदूर में एक ताकत है। जैसे एक मजदूर वर्ड हम लोग बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, तो लगता है कि इसमें ताकत है। लेकिन ये मजदूर शब्द को जो ऐसे लोग हैं जो मजदूरों से थोड़ा घृणा करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनकी परिस्थितियों को अच्छा नहीं बनने देने में समझते हैं कि हम ज्यादा पावरफुल होंगे, तो ऐसे लोग मजदूर शब्द को एक हीन भावना से ग्रसित कर दिया कि अगर हमको कोई बोले करे ये तो मजदूर है, तो लगेगा कि साहब हमारा तो जीवन बिल्कुल अंधकार, कोई अस्तित्व ही नहीं, हम तो अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन मजदूर के पीछे जो कहानी है उसको आप देखिए। मजदूर से ताकतवर इस देश में कौन है? हमको कोई बता दे कि मजदूर से ताकतवर इस देश में कौन है? प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, कौन है? तो देश का सबसे बड़ा ताकत अगर इस देश में है वो है मजदूरों के हाथ में, मजदूरों के पास। उसी को आप बेसहारा बना रहे हैं, तो क्या करना चाहते हैं? तो मजदूर और श्रमिक में कोई फर्क नहीं है, ये शब्दों का हेरा फेरी है। सब लोग वही हैं। किसी भी दल की सरकार बिना आंदोलन या हड़ताल के श्रमिकों को उनका वाजिब हक नहीं देता है, ऐसा देखा जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत दुखद परिस्थिति है और ये तो जीवन में हमने सैकड़ों बार झेला है कि हड़ताल के पहले हम लोग बात करना चाहते हैं, निगोशिएट करते हैं, डिमांड देते हैं, कई प्रक्रिया है। कोई भी अगर मजदूर संगठन या कोई संस्था में काम करने वाले मजदूरों का समूह कभी भी हड़ताल पर अगर जाता है तो आप उसके पीछे की कहानी को देखेंगे तो सीधे कोई हड़ताल पर नहीं जाता है। हड़ताल पर जाने के पहले कम से कम 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, एक बरस लोग एक्सरसाइज करता है कि भाई हम जिस चीज के लिए हड़ताल पर जाएंगे उसके पहले हमको क्या क्या करना है। लेकिन उन सारी प्रक्रियाओं को पार करने के बाद भी अगर कोई बात नहीं सुने, कोई बात नहीं करे, तो ट्रेड यूनियन के पास जो अधिकार है हड़ताल का, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और हड़ताल का जब नोटिस देते हैं तो नोटिस के पीरियड में कोई कॉग्निजेंस नहीं लेता है, लोग बात नहीं करता है। हड़ताल जब हो जाएगी, हड़ताल का प्रभाव जब उनको नजर आने लगेगा तो फिर वो बात करने का प्रक्रिया शुरू करेंगे। और जब बात करने का प्रक्रिया शुरू करेंगे तो बोलेंगे कि हड़ताल खत्म करके आइए तो बात करेंगे। तो ये जो दोहरा चरित्र है लोगों का ना, वो चरित्र केवल मजदूरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, देश की जो गति है, देश के जो विकास का जो रास्ता और फास्ट होता, तेजी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है वो जो देश में बढ़ता है, इकोनॉमिक जो ग्रोथ होता है, पर कैपिटा जो माने पावर, परचेजिंग पावर जो है लोगों का वो बढ़ता है। वो कैसे बढ़ेगा? आप अगर देश में 10-20 घराने का कैपेसिटी बढ़ा दीजिएगा, उनका इकोनॉमिक ग्रोथ करा दीजिएगा, देश का 75% प्रॉपर्टी का वही मालिकाना हक उनके पास चला जाएगा, तो ये गरीब जो काम कर रहे हैं 100, 200, 300 रुपया में, तो क्या आप समझते हैं कैसे उनका परचेजिंग पावर कहां से बढ़ेगा? तो कहीं ना कहीं मार्केट पर भी इसका असर पड़ता है। बराबर पर्व के समय में ही पटना नगर निगम में मजदूरों का हड़ताल होता है, इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? देखिए, ये तो एक क्या है ना कि गलतफहमी है लोगों को। गलतफहमी इसलिए है कि देखना चाहिए कि हड़ताल कब हुआ। हम अभी ताजा का आपको उदाहरण देते हैं पटना नगर निगम में, क्योंकि हम लंबे समय से जुड़े हुए हैं।
कई बार हड़ताल के चलते हम लोग वहाँ एस्मा लगा, जेल भी गए हम लोग। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, इस बार एक हड़ताल हुआ सितंबर 2023। जी जी इसके पहले जो हड़ताल हुआ था सितंबर 2022। जी जी उसी तरह से कम साल भर का फासला है जी जी हड़ताल का। जी जी और वो हड़ताल कोई पर्व त्योहार देख के नहीं किया गया, जी। क्योंकि इस हड़ताल को भी हम लोग पर्व के पहले रखा था जी। कि शायद पर्व के पहले इसको निगोशिएट कर ले हम लोग। जी। और स्ट्राइक के 1.25 महीना पहले जी हम लोगों ने नोटिस दिया। जी जी और ये 1 साल के बाद भी हड़ताल क्यों किया? 1 साल पहले जो हड़ताल किया था जी। उसमें 2 बातें हुई थी। एक कि माननीय पटना हाई कोर्ट ने, कि जो चीफ जस्टिस उस समय के थे, उन्होंने हड़ताल पर कॉग्निजेंस लिया। उन्होंने कहा कि आप हड़ताल को रोक दीजिए, आपकी बातों पर हम लोग सुनवाई कर रहे हैं। उसी बीच में इन द मीन टाइम सरकार बदल गई थी। जी। नई सरकार, मतलब वो नीतीश जी जो आ गए इधर महागठबंधन के तरफ, तो तेजस्वी यादव जी जो हैं उप मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री भी हैं, तो उनके यहाँ से हम लोगों को आमंत्रण मिला। तो उन्होंने भी कहा कि हम नए नए आए हैं, हमको कुछ समय दीजिए, हम 10-15 दिनों में आपको ये एक डेवलपमेंट दिखाएंगे कि आपको भरोसा होगा कि हम दैनिक मजदूरों को नियमित करेंगे, उनका एक नया जीवन उनको देंगे। जी जी। और रोजगार तो हमारी प्राथमिकता है, जी जी। तो हम तो देंगे ही। तो ये 2 बात हुई। और 21 अक्टूबर 2022 को पटना हाई कोर्ट ने एक ऐसा निर्णय दिया जो नगरपालिका अधिनियम 2007 के अमेंडमेंट के विरुद्ध हम लोग लड़ रहे थे। और वो अमेंडमेंट करा करके सरकार ने नगर निगमों का सारा पावर ले लिया था। वो 3rd 4th ग्रेड के नियुक्ति वगैरह वगैरह का भी, और चतुर्थ वर्गीय जो कर्मचारी हैं उनका तो पद ही खत्म कर दिया। सफाई मजदूर को कभी जीवन में सरकारी नौकरी मिलेगा नहीं बिहार में। ये नगर विकास विभाग ने एक व्यवस्था कर दिया, जिसको हम लोगों ने, जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं उनको ही बताया था मैंने। लेकिन अब वो दोनों बात, अब वर्कर्स को क्या लगा कि साहब उप मुख्यमंत्री से बात हुई, हाई कोर्ट का निर्णय आया, और उसके बाद 1 साल बीतने जा रहा है, हमारे पक्ष पर कोई बात नहीं हो रही है या कुछ सुना नहीं जा रहा है। 2020 में हम लोगों ने नगर निगम के स्तर पर 8 सूत्री मांगों पर एक समझौता किया था, जिसमें दैनिक कर्मियों को नियमितीकरण की प्रक्रिया जारी रहेगी। ये भी एक पॉइंट पर हमारा समझौता है, वो भी कार्यान्वित नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि तब भी हम चुप रहते। लेकिन जब हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट, तो हम लोगों को लगा कि भाई ये तो एक तरह से मजदूरों के ऊपर हमला है, धोखा एक धोखा भी इसको हम कह सकते हैं। कि एक तरफ आपने हमको कहा कि हम आपको रोजगार उपलब्ध कराएंगे, मतलब आपका नियमितीकरण करेंगे, और जो अमेंडमेंट के खिलाफ हम भी लड़े, वो अमेंडमेंट, नगर निगम को अधिकार नहीं मिलेगा नियुक्ति करने का, तो हमारी नियुक्ति होगी कैसे? हम 17 बरस 15 बरस से दैनिक मजदूर में काम कर रहे हैं, और नगर निगम कहती है कि हमारे पास अधिकार नहीं है नियुक्ति का। तो वो एक नियुक्ति का अधिकार जो उनको मिला, वो सरकार ने उसको चुनौती दे दिया सुप्रीम कोर्ट में। तो मजदूरों का जो एक सब्र का बांध था वो टूट गया। तो हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं बचा था कि हम लोग हड़ताल पर न जाए, तो जाना पड़ा। फिर भी लोगों की कठिनाई को देख करके, और जो बात हुई, नगर आयुक्त हैं और माननीय महापौर, उप महापौर, स्थायी समिति के लोग, सबों से बात होने के बाद एक सम्मानजनक रास्ता निकला। कई बातें उसमें हुई जो नया एक बदलाव के तौर पर, दैनिक मजदूरों का साल में 2 बार वेतन बढ़ने का, एक कहाँ 7 बरस में 2 बार बढ़ता था, तो कम से कम अब 2 बार VDA जो भी है प्राइस इंडेक्स के हिसाब से अप्रैल में अक्टूबर में बढ़ेगा। अच्छी बात हो गई। जो आउटसोर्स में लोग काम करते हैं उनका वेतन, कहा गया है कि उनका जो वेतन का हिस्सा होगा वो नगर निगम सीधे उनके खाते में डालेगी। एजेंसी को उनका कमीशन मिलेगा। तो कई बातें हुई हैं। नियमितीकरण पर भी एक उसमें मुद्दा आया है, और जो उनका साप्ताहिक अवकाश भुगतान सहित होगा, उस पर भी बातें हुई हैं। तो कई बदलाव है। बिहार झारखंड में आउटसोर्स के ठेकेदार श्रमिकों का शोषण सरकार से ज्यादा मजदूरों के हो रहा है, मतलब सरकार से ज्यादा आउटसोर्स कंपनी कर रही है। इस पे आप लोग कैसे मुक्ति दिलाएंगे? देखिए, ये मुक्ति जो है ये एक अरेंजमेंट सरकार ने किया है। सरकार का जो व्यवस्था है, जो नौकरशाह हैं,
इसमें हो सकता है माने पॉलिटिकली भी लोग इन्वॉल्व हों, हम इस पर कोई कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन आउटसोर्स को आज के समय में हम मानते हैं कि ये एक लूट का, भ्रष्टाचार का, कमीशन खोरी का, इससे बड़ा तंत्र जी जी कुछ नहीं है देश में। जी और आप सरकारी संस्थानों में भी आप जाएंगे तो उनके विभाग में भी बहुत सारे लोग हैं जी जी जो आउटसोर्स पे हैं। हैं। आप अगर आउटसोर्स के कर्मचारियों से बात करेंगे उनसे, तो उनका कभी वो जीवन में सुखी नहीं रह सकते। जी जी एक तो क्या है आउटसोर्स में, अब देखिए आउटसोर्स का क्या है कि अगर मान लो रेलवे का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि रेलवे में एक कॉन्ट्रैक्ट निकला जी कि भाई ये काम आउटसोर्स हो गया, ये कंपनी सेलेक्ट हो गई, एक उनका जो टेंडर का प्रक्रिया है और वो भी L1 के हिसाब से होता है, तो हो गया। अब वो आगे 2 बरस का उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, जी जी उन्होंने 50 आदमी को नियुक्त कर लिया, जी आउटसोर्स करके जी अपना जी। काम चला रहे हैं। अब उनकी मनमानी होगी, अब रेलवे तो उनको पैसा दे रहा है, जी जी वो कितना पैसा उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, वो सारा काम आउटसोर्स कंपनी पर डिपेंड करता है। जी। जितना ट्रांसफर करे जी जी करे, कितना कम करे, कैसे ले ले, उनको पैसा दे करके उनका ATM अपने पास रख के बाद में निकाल ले, जी जी कई तरह का धंधा चलता है। तो अब मान लो वो कॉन्ट्रैक्टर फिर चला गया, जी। ये 2 बरस काम किया, जी जी ऐसे ऐसे 2-3 कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम किया, तो एक जो उनका पीरियड है जवानी का, जी जी वो 2-3 कॉन्ट्रैक्टर के साथ मान लीजिए उनका बीत गया। जी जी बाद में कोई कॉन्ट्रैक्टर आया आउटसोर्स कंपनी, जी। वो कही कि नहीं साहब आपको हम नहीं रखे, हम तो नए लोगों को रखेंगे। जी जी तो अब तो लोगों को 2 बरस के बाद नौकरी मिलेगा कि नहीं, 4 बरस के बाद फिर काम मिलेगा कि नहीं, 6 बरस के बाद फिर काम मिलेगा कि नहीं, अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। पूरा माने एम्प्लॉयमेंट इतना इनसिक्योर हो गया आज जी। के जमाने में। जी जी हम लोग रोजगार में समझते हैं कि रोजगार का मतलब सबसे प्रमुख चीज है रोजगार का कि रोजगार गारंटी, जी जी माने अगर रोजगार है तो उसकी गारंटी होनी चाहिए, नंबर 1। उसके बाद ही आप वेज की बात कर सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी की बात कर सकते जी जी हैं। अरे जब गारंटी नहीं है रोजगार का, जी जी तो क्या बाकी- सोशल सिक्योरिटी या वेज का बात बाकी सुविधाएं बेकार है बेकार है। जब रोजगार ही नहीं। तो पहले तो रोजगार की गारंटी हो नौकरी की, तो वही नहीं जी। है। आउटसोर्स का मतलब नौकरी की कोई गारंटी नहीं। आउटसोर्स कंपनी श्रमिकों को न समय पर वेतन देती है, न उनका PF काटती है, न उनको ESIC का लाभ देती है, और सरकार कहती है कि मजदूरों को सभी सुविधाएं मिल रहा है। हमने कंपनी को जिसको आउटसोर्स का काम दिया है उनको तमाम तरह की सुविधाओं के साथ लैस करके हमने कंपनी को काम दिया है। इसके बावजूद भी इस तरह के आरोप लगते हैं कि न वेतन, न PF, न ESI समय पर नहीं मिलता है। देखिए हम तो ढूंढते हैं, शायद 1-2 कंपनी या 1-2 जगह मिल जाए, अपवाद है। जी जी हम ये नहीं कह रहे हैं 100%, जी जी लेकिन हम आज के दिन में आपके चैनल के माध्यम से हम एक चुनौती देते हैं। जी। मेरा ये चुनौती है किसी के लिए भी जी जी कि कोई आके बोल दे जी कि साहब फलाने डिपार्टमेंट में आउटसोर्स है, सरकार का विभाग फलाने जगह पर आउटसोर्स है, जी जी और ये आउटसोर्स वाले काम करने वाले लोगों को पूरा जी जी जो उनका एक तरह से स्टैट्यूटरी कहिए, जी जी जो लीगल कहिए, कानूनी रूप से भी जी जी जो उनको मिलना चाहिए वो मिल रहा है, जी जी तो हम उनको मतलब 10 बार उनको सलाम करेंगे, सलूट करेंगे, ऐसी कोई कंपनी या ऐसी कोई घटना हो रही हो तो। श्रमिक नेता के रूप में आपने बहुत देशों का भ्रमण किया है। विकसित देशों के श्रमिकों और भारत के श्रमिकों की स्थिति में क्या अंतर दिखता है आपको? देखिए अब जो ग्लोबलाइजेशन का जो ये समय आ गया है, तो स्थिति मोर और लेस, देखिए भारत में थोड़ा ठीक है कि हाँ जो मजदूर हैं, जो हार्ड वर्किंग लोग हैं, उनका कद्र नहीं होता है, जी जी या उनके काम को लोग एक जो इज्जत के नज़र से देखना चाहिए वो सम्मान नहीं नहीं देखते हैं, सम्मान नहीं है। अब सफाई मजदूर है, जी जी तो एक तरफ प्रधानमंत्री जी तो उनका पैर पखारते हैं, जी जी हैं, और या जो अभी चला आपको 2 अक्टूबर गांधी जी के जी। जयंती के एक दिन पहले वो जो सफाई मजदूरों स्वच्छता के लिए अभियान। हाँ स्वच्छता अभियान जो चला, जी जी तो उसमें स्वच्छांजलि एक आया। जी जी अब हम बहुत लोग सुने होंगे भाई, हम तो स्वच्छांजलि जी जी हमारे नजर में पहली बार बात आई, जी जी हम पहली दफा सुने। देश के सभी लोगों के पास ये पहली बार आया हाँ, है। तो और वो स्वच्छांजलि जो बज रहा था मोबाइल पर 1 सप्ताह पहले से बजने लगा। जी जी चूंकि मैं सफाई मजदूरों के साथ जुड़ा हूँ, जी जी इसलिए मुझको तकलीफ भी हुआ और खुशी भी हुई। जी जी तकलीफ इस बात से हुआ
कि जिनके लिए ये बज रहा है, प्रचार हो रहा है, जी जी उनके इंपॉर्टेंस को तो उनका गाथा नहीं गाया जा रहा है। जी जी और दूसरा, खुशी इस बात से हुई कि चलो कम से कम इस काम का पहचान तो बन रहा है, जी जी एक इंपॉर्टेंस लोगों को नजर आ रहा है। जी जी तो हमने उस बात को उठाया और नगर निगम के हड़ताल के दिन भी हमने ये मांग रखा था, 1 अक्टूबर के दिन हमने भी प्रदर्शन किया स्वच्छांजलि को लेकर के। जी जी और आप देखेंगे कि जितना अखबारों में जितनी फोटो छपी है, जी वो सारे के सारे ऐसे लोगों की फोटो छपी है जो या तो टाई सूट साफ कपड़ा उपड़ा में है, जी। जिनके बदन पर एक गंदगी नहीं लगी हो, जी। और हर के हाथ में झाड़ू। नया झाड़ू, नहीं झाड़ू नहीं, जी जी नया झाड़ू, जी जी जो कभी रोड पर चला नहीं और आगे उनके हाथों से कभी चलेगा नहीं। जी जी ऐसे झाड़ू लेके लोग प्रदर्शन कर रहे थे और सारे अखबारों ने उन्हीं का फोटो छापा। स्वच्छता ये अभियान से दुर्भाग्य है। स्वच्छता अभियान से ज्यादा वो स्वच्छता प्रदर्शनी के रूप में हुआ, लेकिन हम कहते हैं कि स्वच्छांजलि किसको देना है? जी जी गांधी जी को आप स्वच्छांजलि दे रहे जी। हैं, अरे स्वच्छांजलि के दिन जी आप कोई घोषणा करते जी जी कि आज स्वच्छांजलि दिवस पूरा भारतवर्ष मना रहा है और सफाई मजदूरों के लिए जी। सरकार ये घोषणा करती है, जी जी उनके लिए कोई देश के पैमाने पर, राज्य के पैमाने पर, उनके सुख सुविधाओं के लिए, जी। उनके रहने के आवास के लिए, या और भी जी। बहुत तरह का आप सोच सकते थे, कर सकते थे, जी जी उनके बीमा के लिए, उनके कुछ के लिए, माने कुछ तो उनको एक आप कहते कि आज के दिन में उनके सोशल स्टेटस में कुछ बदलाव की बात करते, उनके कुछ इकोनॉमिकल, उनका जो अपलिफ्टमेंट था जी। उसके बारे में कुछ बात करते। कुछ नहीं, सारे लोगों ने फोटो खिंचवाया और गाना बजा, बात खत्म। ये क्या है? ये तो आप मजदूरों के उनके साथ मजाक कर रहे सिर्फ हैं। भारत में दिखता है या विदेशों में भी है? नहीं, ये तो एक हमने फर्क के लिए बताया आपको जी, जी। कि ये फर्क भारत में दिखता है। जी, जी। ऐसा फर्क विदेशों के डेवलप कंट्री में ये जी। फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन भारत से भी अंडर डेवलप बहुत सारे कंट्री हैं, भारत से भी नीचे जिनकी स्थिति है। ऐसा नहीं कि भारत से भी कमजोर, भारत से भी मतलब दर्दनाक स्थिति मजदूरों की बहुत अन्य देशों में। आप देश विदेश के कई संगठनों का नेतृत्व कर रहे हैं, इसका कितना लाभ मिल रहा है मजदूरों को? देखिए, इसका लाभ तो मिलता ही है ना। जी, जी। अगर हम लोग कहीं किसी बात को समझ रहे हैं, आज ILO के जी जी ILO के तरफ से मान लो कोई प्रयास चल रहा है, जी जी ILO का जो कन्वेंशन, रिकमेंडेशन जो देश में आता है, जी जी तो देखिए देश में जो कानून बनते हैं ना मजदूरों के लिए या श्रमिकों के लिए, उसके बनने की प्रक्रिया क्या है? जी जी एक तो देखिए ILO से जो रिकमेंडेशन या उसका जो कन्वेंशन का कुछ आता है, उस पर यहाँ भारत सरकार भी अध्ययन करती है, जी और उस अध्ययन के आधार पर यहाँ पर इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस नाम से आप कह सकते हैं एक संस्थागत कमिटी है। जी जी कोई माने नजर ऐसे नहीं आता है, लेकिन एक संस्थागत कमिटी है जिसको ILC कहते हैं, जी जी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। जी, जी। इंटरनेशनल में जाएंगे आप तो वो भी ILC है, लेकिन इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस वो कहते हैं, जी, जी। क्योंकि नाम सिमिलर है, इंडिया इंटरनेशनल, इसलिए। जी जी ये 2014 के बाद जी मोदी जी ने इसको एक बार इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद जी, जी। इनको लगा कि साहब इसमें ये मजदूर नेता की इतनी हैसियत कैसे हो गई जी, जी। कि मेरे सामने खड़ा होकर के मेरे से सवाल कर रहे हैं। जी जी तो उसके बाद उन्होंने इस मीटिंग को ही खत्म कर दिया। जी माने आज तक 2015 के बाद इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की मीटिंग नहीं हुई। इससे बड़ा देश के मजदूरों के लिए दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। तो ये घटना यही हो सकता है भारत में, बाकी जगहों पर मोदी भारतीय जनता पार्टी का भी संगठन है मजदूरों का, BMS, इन तक कई और भी पार्टियों का संगठन है। तो मोदी जी के इस तरह के प्रयास का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं श्रमिक संगठन? ये वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो 2009 से जी जी इस देश में 2009 से जी जी एक हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी संजीव रेड्डी जी, उन्होंने प्रयास किया जी। और आजादी के उतने वर्षों बाद, मैंने 65-66 वर्ष उस समय मेरे को लगता है कि हुआ होगा, जी जी या जो भी है, उस समय दिल्ली में बैठक हुई और पूरे देश के श्रमिक संगठन, जी जो 11 केंद्रीय श्रमिक संगठन है, सबने मिल करके एकजुटता बनाई जी और बना करके, और उसमें BMS भी, इंटक भी, और सारे जो जी, जी। AITUC वगैरह वगैरह, जी, लेफ्ट जी। के सारे संगठन भी उसमें शामिल थे, और भी सेवा वगैरह शामिल थे। और उस समय मनमोहन सिंह जी के
नेतृत्व में वो सरकार चलती थी। जी जी उस समय भी हम लोगों ने मजदूरों के सवाल को उस समय भी इंटक ने उठाया। कहीं कहीं सरकार से जो मतभेद थी हम लोगों को, उसको लेकर के हम लोगों ने विरोध भी किया। जी जी तो हम अपने सरकार में भी मजदूरों के सवाल को उठा के विरोध करते रहे। जी जी लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जो चलने वाली सरकार है, जी जी उसमें उनके संगठन के लोगों को इतनी ताकत नहीं है कि मोदी जी के खिलाफ खड़ा होकर के जी जी या जिस जो सरकार चल रही है उसके खिलाफ खड़ा होकर जी जी बीएमएस के लोग बोले। क्यों नहीं बोलते हैं? उनको भी मालूम है। जी जी 2015 से बात मीटिंग नहीं हो रही है, किसको नहीं मालूम है? जग जाहिर है, सबको मालूम है। आप भारत में मोदी की सरकार को मजदूर विरोधी है का आरोप लगाते हैं, आप विदेश जाते हैं, पीएम मोदी की कैसी छवि है अन्य देशों में, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पीएम मोदी की छवि मीडिया के द्वारा जितना चमकाया जाए, जी जी वो चमक रहा है। जी जी विदेशों में एक लेवल है, एक लेवल पर छवि आदमी का आप बनाइएगा, बिगाड़िएगा। जी जी लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो हार्ड वर्किंग लोग हैं, जी जी उनसे अगर बात करिएगा तो उनको क्या मतलब है? जी जी उनको क्या मतलब है? अब यहाँ हमारे, आप अब मान लो यहाँ पर आप जाइए सड़क पर, नेशनल हाईवे बनाने वाले मजदूर हैं, उनको पकड़िए, जी जी उनसे बात करिए कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में आपका क्या है, जी जी उनकी छवि, या वो भारत के समर्थन में है तो आपका क्या कहना है? जी जी तो बोलेगा कि भैया हमको क्या कहना है, हमारा रोजी रोटी यहाँ नरेंद्र मोदी जी नहीं दे रहे हैं, जी जी तो हम तो उससे दुखी हैं। तो जी। ये एकदम बिल्कुल बेमानी है। मजदूरों के सवाल पर जो कुछ भी हो रहा है इस देश में, वो सरकार जो केंद्र में कर रही है, जी जी। विभिन्न राज्यों में भी यानी सरकारों का एटीट्यूड बहुत जी। मजदूरों के पक्ष में नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार पहली दफा जी आजादी के इतने दिनों वर्षों बाद आक्रामक होकर के जी जी मजदूरों के सवाल को जी माने तहस नहस कर रही है, उनके चीजों को नष्ट कर रही है, उनके अधिकारों पर कुठाराघात कर रही है। ये पहली दफा हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। आप इंटक के साथ साथ कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेता हैं, आपको लगता है कि 2024 में कांग्रेस मोदी को शिकस्त दे पाएगी? देखिए, शिकस्त तो कांग्रेस ने इनको दे दिया। जी जी इंडिया गठबंधन का नाम इंडिया पढ़ने के बाद से ही जी जी पता नहीं लगता है कि भूचाल आ गया। जी अगर हमको तो समझ में नहीं आ रहा क्या दिक्कत हो गई थी। जी अरे भाई, गठबंधन बन रहा है, नाम है, अब गठबंधन का नाम इंडिया हो गया, इसके चलते देश का नाम भारत को बदल रहे हैं, भारत कर रहे हैं। अरे भारत इंडिया चलता रहेगा, जी जी ना भारत खत्म होने वाला है ना इंडिया खत्म होने वाला है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। जी जी दोनों नाम पैरेलली चलता रहेगा। जी जी हम लोग भी आज भी बोलते हैं भाई भारतवासी हैं। जी जब तक नरेंद्र मोदी जी ने भारत भारत नहीं कहा है, उसके पहले से हम लोग अपने को भारतवासी कहते आ रहे हैं। जी जी कहा कोई हमने कहीं नहीं कहा कि हम इंडिया वासी हैं। जी जी हम जब भी बोलते हैं तो यही बोलते हैं भारतवासी हैं। जी जी लेकिन कहीं आप फॉरेन में गए, बाहर गए, तो लोग पूछता है कहाँ से आए हैं, इंडिया से आए हैं, तो वहां तो आपको ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम है और आप लोग इंडिया बना रहे हैं। अंग्रेजों के द्वारा जो दिया गया चीज है ना, जी जी उसको नरेंद्र मोदी जी को हिम्मत नहीं है बदलने का। अगर इस देश में अंग्रेजों के द्वारा दिया गया शासन की जो पद्धति है जी। उसको बदल के दिखा दे कोई। जी जी अरे आप क्या बात कर रहे हैं, नाम बदल रहे हैं। शासन की पद्धति जी जी जो अंग्रेजों ने इस देश में लागू किया था, वही पद्धति आज भी चल रही है। इसका मतलब जमींदार चले गए। आजादी के बाद तो कांग्रेस की सरकार थी, नहीं नहीं नहीं, तो पद्धति तो वो भी नहीं। बदल सकती थी। भाई तो ये तो कहाँ कांग्रेस ने इंडिया भारत तो नहीं बदला ना। जी जी कांग्रेस ने बदलाव की प्रक्रिया शुरू की। जी आज आप देश में बता दीजिए, जी एक अधिकार नरेंद्र मोदी जी स्वास्थ्य के बारे में, रोजगार के बारे में, अनाज खाने के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना प्राप्त करने के बारे में, जी जी मजदूरों के इतने सारे कानून बने हैं, महिलाओं के लिए बने हैं, बच्चों के लिए बने हैं, जी वो मताधिकार जो नौजवानों को देने की बात हुई है। कहने का मतलब है ना कि कोई बताए तो जी कि जी इन्होंने कौन सा ऐसा कानून देश को दिया जी जी जिससे आम आवाम की ताकत बढ़ी हो, देश के मजदूरों और किसानों की ताकत बढ़ी हो, ये बताना चाहिए ना इनको। अभी नीति आयोग ने आयुष्मान भारत के भी फर्जी भुगतान पर भी काफी चर्चा चल रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? ये सवाल है ना कि फर्जी भुगतान, अभी कहते हैं कि करप्शन का चार्जेस नहीं है।
जी जी। अरे जब आप सत्ता से हटिएगा तो करप्शन का चार्जेज आएगा। जी जी। आज तो आप सबके आंख पर पट्टी बांध करके जी जी। ईडी और सीबीआई घुमा रहे हैं, जिसके घर में करप्शन नहीं है वहां भी भेज रहे हैं। ऐसे लोगों को भी बदनाम कर रहे हैं जो दूर दूर तक जिसका करप्शन में कोई हाथ नहीं है। तो ये ईडी आई सीबीआई को इन्होंने एक झुनझुना बजा दिया है कि भाई ईडी या सीबीआई, मैंने हास्यास्पद स्थिति हो गई है पूरे देश में। अब राजस्थान में जब चुनाव आएगा इनका ईडी और सीबीआई एक्टिव हो जाता है। जी जी। एक्टिव हो जाता है। अब क्या मतलब है कि चुनाव के पहले आप कराइए नहीं सब जी जी। जानबूझ के, लेकिन ये जितने कराएंगे उतना ही स्थिति इनकी खराब होगी। आपने कहा कि 2024 में शिकस्त के बाद इंडिया गठबंधन के बाद से इनकी परेशानी बढ़ी है, लेकिन इंडिया गठबंधन विभिन्न राज्यों के चुनाव अभी जो हो रहे हैं उससे पहले ही दम तुरते दिख रही है। नहीं, हम तो 2024 में लोकसभा चुनाव में 56 इंच का सामना कैसे करेगी? हम बता रहे हैं, देखिए पहली बात है कि उसको हम और कर दें। गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है ना, ये अभी लोगों को, इन लोगों को लग रहा है, भ्रम लग रहा है कि कोई जेडीयू को लेके, समाजवादी पार्टी को लेकर के या जो बात कर रहे हैं। अरे ये गठबंधन जब बनता है, ये जो कोई बनने की प्रक्रिया होती है किसी भी चीज का, जी जी। बनने की प्रक्रिया होती है तो थोड़ा उसमें एडजस्टमेंट करने उन्हें में थोड़ा टाइम लगता है, समय लगता है। जी जी। लेकिन ये पक्का मान लीजिए कि ये गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए ही बन रहा है। जी जी। और सबको मालूम है। जब विधानसभा चुनाव में जब इसका नुकसान उठा लेगी इंडिया गठबंधन, नहीं उठाएगी। हम बता, अभी आपको मैं बता रहा हूं कि जितना चुनाव जी जी। ये जो हो रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जी जी। मणिपुर और यहाँ और एक जगह है ना, 5 जगह है। तो ये सब जगह जो चुनाव हो रहे हैं, इन चुनावों में कहीं दूर दूर तक भारतीय जनता, तेलंगाना, हाँ, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी एक जगह आने वाली नहीं है। इनकी एक जगह सरकार है इसमें, जी जी, मध्य प्रदेश में। जी जी। वो बुरी तरह से वहां पराजित हो रहे हैं और उनको वहां पर दोबारा लौटने का सवाल नहीं है। जी, सवाल नहीं है। तो ये ज्यों ही ये चुनाव का रिजल्ट आएगा ना, और ज्यादा महागठबंधन की ताकत बढ़ेगी। और हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं कि ये लोग काफी बौखला गए हैं और 2024 में निश्चित रूप से देश के लोग क्यों वोट देंगे। आपने वादा किया था हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपने वादा किया था कि सबके खाते में 15 लाख रुपया जाएगा, आपने वादा किया था कि महंगाई को हम कम कर देंगे। उनका आम जनता के बीच में जो चर्चाएं चल रही है कि धारा 370 आ रहे हैं, अच्छे दिन आ जाएंगे। अभी सिलेंडर का दाम कहां से कहां चला गया, जी जी, पेट्रोल का दाम कहां से कहां चला गया, अनाज से लेकर के खाने वाले वस्तुओं पर, हर चीज पर आपने, बच्चों के खाने वाले सामग्री पर, दूध से लेकर दवा, सब पर आपने जीएसटी लगा दिया। जी जी। नोटबंदी आपने किया, उस नोटबंदी से क्या फायदा मिला देश को, ये इनको बताना चाहिए था, क्या फायदा मिला। तो ये जो काम करते हैं उसका जो बुरा होता है उसमें, उसको भी ये बताते नहीं है कि क्यों हुआ। अच्छा तो होता ही नहीं है। एक 370 पर हम आ रहे हैं, 370 को तो हम लोग नहीं विरोध कर रहे हैं उसका। 370 लगाया आपने, वो ठीक है लगा, लेकिन 370 के बाद वहां के लोग जो मांग कर रहे हैं कि भाई उसको स्टेट का स्टेटस दे दीजिए। जी जी। तो आपने कहा था तो देने में क्या दिक्कत है, दे दीजिए। जी जी, स्टेटस दे दीजिए। देश का जहां सवाल है, कांग्रेस उसमें पूरी ताकत के साथ, किसी की भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, देश के इशू पर हम लोग कोई कंप्रोमाइज करने वाले नहीं है। कोई भी बाहरी आक्रमण हो या बाहरी कोई हमला हो इस तरह का, या देश के ऊपर कोई आघात करना चाहे, कांग्रेस पार्टी उस ऐसे मामलों में कोई राजनीति नहीं करती है। हम देश के साथ हैं, देश के लोग। 2000 नोट अचानक बंद करने के पीछे क्या रहस्य हो सकता है? देखिए, वो तो जो कहानी चल रहा है, जी, 2000 का नोट या उसके पहले भी नोट, उसके पहले के भी नोटबंदी की कहानी थी। जी जी। अब वो नोटबंदी के पूर्व ही भारतीय जनता पार्टी का जो आया कि अभी तो हम लोगों का इतने वर्ष से शासन हम लोगों का रहा, जी जी, लेकिन अभी भी हर जिला में जी अपना बिल्डिंग हम लोगों का नहीं खड़ा है। जी जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इतने ही दिनों में नोटबंदी के पहले सारे जगह इनका प्रॉपर्टी का परचेजिंग भी हो गया, भवन भी बन गया, सब बन गया, अरबों खरब का भी वारा न्यारा हो गया। तो अब उसमें अब एक चर्चा आ रहा है कि ये 2000 नोट का जो छापने का काम
चीन में के मुकेश अंबानी के माध्यम से हुआ है और उसका रंग छूटने लगा है, इस तरह की बातें आ रही हैं और ये सवाल ना उठे कल के डेट में, इस वजह से भी ये 2000 का नोट का बंद का एक बात चल रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है। इसका देखिए ये कुछ भी संभव है, जो हम लोग तो यही कहते हैं ना, हम दो हमारे दो, जी जी, परिवार नियोजन के लिए। जी जी, लेकिन ये देश में ही सत्ता में परिवार नियोजन हो गया। जी जी, हम दो हमारे दो, मोदी जी, शाह जी, अंबानी जी, अडानी जी, जी जी, यही है। ये पूरा ताना बाना जो है, जी जी, हम यही हमारे दो का नारा एकदम कर रहे हैं। एकदम। और अडानी नहीं तो क्या पार्लियामेंट में राहुल गांधी को क्यों निकाला? जी जी, अरे राहुल गांधी जी ने एक सवाल पूछा जी कि भाई 20,000 करोड़ रुपया जी जी, उनके फर्जी कंपनियों में कहां से आया? जी जी, कंपनियां तो हैं उनके फर्जी, बिल्कुल, अडानी के, तो उसमें 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया, क्यों नहीं सरकार बताती है भाई? ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से जांच कराने में क्या आपत्ति? राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी अडानी का काम चल रहा है, तो वहां से भी तो जांच कराया जा सकता है। नहीं, वो एक सवाल को घुमाने का बात हुआ। जी जी, हम किसी को कहें आपके तरफ आपको बोल करके ये गड़बड़ है, जी जी, तो आप अगर कहेंगे कि भाई आपके साथ थे तो गड़बड़ नहीं थे, जी जी, ये नहीं, आप बताइए ना, आप कहिए कि गड़बड़ नहीं है। जी जी, तो हमने कहा कि गड़बड़ नहीं है, तो ये जांच आप तक जेपीसी का मांग करते रहे, तो कांग्रेस ने कितना जेपीसी को मांग को माना, जांच कराया, सब हुआ। एक अडानी के पीछे सरकार इतना क्यों मजबूती से खड़ी है? और राहुल गांधी जी का सवाल कि जब जाते हैं आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि अडानी जी, ये जो पूरे भारत भर में जो जमीन खरीदे गए, भवन बनाए गए, कहीं ना कहीं अडानी की भूमिका है। अरे भूमिका कैसे है? वो तो उनका मुख्यालय भी बीजेपी का जो बना, उसमें जो इतना बड़ा ऑडिटोरियम और जो हॉल बना, वो तो उन्होंने ही बनाया, जो सब जग जाहिर है, सब लोग जानता है। तो अडानी और मोदी जी का रिश्ता कोई छुपा हुआ नहीं है। देश के जनता के आंखों में ये संप्रदायवाद का जो, सांप्रदायिकता का जो जहर है, इन्होंने वो अमृत के तरह इसको पिला रहे हैं लोगों को। जी जी, और ये विश्वमन करा रहे हैं इस देश में। ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का एक है, और चूंकि बहुसंख्यक है हिंदू, इसलिए वोट लेना है, तो सब कुछ हो रहा है। लास्ट में वो कहीं ना कहीं वो इस चीज को, सवाल को छेड़ करके और बहुसंख्यक को करते हैं, मोबिलाइज। तो महागठबंधन के भी लोग तो सनातन धर्म को वायरस कह के नहीं, देखिए, ये कोई करता है, इंडिविजुअल मामला है। ऐसे करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। सनातन धर्म का कोई भी अपमान करता है, उसको बर्दाश्त नहीं, हम लोग भी नहीं करेंगे। और सब हम भी सनातन हैं, और कांग्रेस में कोई भी हो हमारा आदमी, हम लोग सनातन धर्म का अपमान करने वाले लोगों को कहीं तरजीह देने वाले नहीं है, कहीं उनको हम लोग सम्मान और जगह। क्या मजदूरों को सिर्फ भाजपा एवं भाजपा समर्थित राज्यों की सरकार में ही मजदूरों की हालत दयनीय है, या कांग्रेस की जहां सरकार चल रही है वहां भी मजदूरों की हालत दयनीय है? देखिए, हमने ये नहीं कहा, हम कोई सरकार के विरोध की बात नहीं कर रहे हैं कि जनता पार्टी की सरकार है इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। ये चूंकि केंद्र से ये बात उठी है, आज के दिन में आप देखेंगे तो मजदूर, ये पहली दफा ये भी घटना हुई है कि मजदूर और किसान का पूरे देश में एक संगठन का निर्माण हुआ है। हम लोग भी उसमें हैं। और अभी 26 नवंबर 26, 27, 28 पूरे देश में 3 दिनों का महापड़ाव है। हर जगह, हर राजधानी में, दिल्ली से लेके पटना से लेके हर जगह। और ये महापड़ाव जो होगा, उसके बाद ये लड़ाई हम लोगों की चलेगी। पार्लियामेंट महापड़ाव में बीएमएस शामिल होगा या नहीं होगा? वो कैसे शामिल होंगे भाई? ये तो अभियान है नरेंद्र मोदी को 2024 में सत्ता से हटाने का। क्योंकि हम लोग मालूम है कि जब तक भाजपा की सरकार जाएगी नहीं, देश में किसानों के साथ, मजदूरों के साथ जो हो रहा है वो बंद नहीं होगा, उनको न्याय नहीं मिलेगा। आपने अपनी केंद्र की सरकार के समय में भी कानून के, श्रमिकों के हित के लिए अपने पार्टी के सरकार को भी घेरा था। आज वह स्थिति नहीं बन पा रही है, इसके पीछे कारण क्या है? किस तरीके से आप लोग कमजोर समझ रहे हैं? जेल जाने के डर की वजह से, या फिर झूठे केस मुकदमे में फंसाने की डर से? आखिर क्यों चुप हैं? मोदी का विरोध मजदूरों की, इतना आपने जितना बताया कि इस तरीके से मजदूरों का शोषण हो रहा है, श्रमिकों का पर अत्याचार हो रहा है, और मोदी जी लगातार सत्ता में आ रहे हैं, तो वोट तो आखिर मजदूर ही दे रहे हैं। देखिए, कहा ना, हम लोग भी मजदूर के बीच जाते हैं। जी। तो यहाँ जो कास्ट क्रीड का सवाल जब उठ जाता है, तो
फिर मुश्किल हो जाता है। जी, जी। लोग उस समय अपने रोजी रोटी पेट के आग को भूल करके जी। और वो फिर वोट में एक जो ये पॉलिटिकल पार्टी का जो एक सिस्टम है ना, जात पात का ये एक ताना बाना और धर्म के आधार पर वोट का डिवीजन करना, जी जी उसके चलते देश के मजदूरों का नुकसान हो रहा जी। है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जी हम लोग भी मानते हैं मजदूरों की जो ताकत है देश में, जी अगर मजदूर यूनाइट होकर अपने सवाल को लेकर वोट करना शुरू कर दे जी जी तो देश में सबसे बड़ा जी अहम भूमिका निभा सकता है। मजदूरों का जो संगठन है जी, उनकी जी। भूमिका बढ़ जाएगी। जी जी लेकिन ये मोबिलाइजेशन अभी तक पॉलिटिकली नहीं हो पाया है, जी। कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत है। लेकिन जहां तक आप कह रहे हैं मोदी जी से डर वर का हम लोगों को कोई बात नहीं है। अभी पटना नगर निगम में ही हुआ तो मेरे ऊपर 2-3 क्रिमिनल केस हो गया। जी जी तो कहाँ हम लोग केस थोड़ी डरते हैं, जी जी केस से नहीं डरते हैं। वो डरेगा कोई आदमी जो अपराध करेगा, जो गलत करेगा। हम लोग तो मजदूरों के लिए लड़ रहे हैं। बतौर श्रमिक नेता आपकी नजरों में मजदूरों का वाजिब हक कैसे मिलेगा? देखिए, मजदूरों का वाजिब हक जो मिलने का है, आपने जो एक सवाल उठाया था ना कि भाई जो मोदी जी, जी। हमने जो कहा कि अंग्रेज के जी जमाने का चल रहा है, सिद्धांत की बात है या जो व्यवस्था की बात है। और तो उसमें हम एक बात जोड़ना चाह रहे हैं आपको कि आप देखिए, जो मजदूर का सवाल है, कोई सरकार आएगी जाएगी, जब तक वो पूंजीपति का प्रभाव रहेगा सरकार के ऊपर, जी जी जिसमें एक बार बार आ रहा है कि भाई चुनाव में जी जी पॉलिटिकल फंड जी जी जो देने का है वो सरकार इसको वहन करे। जी जी सरकार इसको वहन करे, किसी से फंडिंग करा करके चुनाव लड़ने का जो व्यवस्था है जी जी वो खत्म होना चाहिए। जी जी एक दूसरी बात है कि जो मजदूर हैं उनके जो कानून हैं, जी उन कानूनों को जो लागू कराने का जो एक पद्धति है, तरीका है, या जो सजा है, दंड है, जी वो कुछ है ही नहीं है। जी जी तो किसी को डर नहीं है। हम अगर न्यूनतम मजदूरी भुगतान करेंगे नहीं करेंगे, बोनस देंगे नहीं देंगे, कम कर, मैंने कोई सजा का प्रावधान नहीं ऐसा नहीं है जिससे मजदूर के कानून से लोगों को डर लगे, लोगों को कंपनियों को डर डर लगे। तो वो डर भी नहीं है। जी जी और सरकार ईमानदारी पूर्वक अगर मजदूरों के हकूक को देने के लिए जी जी तैयार हो, ये हो नहीं रहा है। जी ये जी। हो नहीं रहा। सरकार और आउटसोर्सिंग कंपनी भी अंग्रेजी हुकूमत की तरह श्रमिकों में फूट डालो राज करो की नीति अपना रही है। श्रमिक इसका मुकाबला कैसे करेंगे? नहीं, फूट डालो राज, और क्या है ना कि बेरोजगारी इतनी है जी जी कि एक आदमी अगर काम का 10 आदमी विरोध करता है तो 20 आदमी दूसरा तैयार हो जाता है, हम काम करेंगे। जी जी अभी आउटसोर्स का तो और तमाशा अलग है। जी जी आउटसोर्स कंपनियों का तो अपना जरिया हो गया, वो बहाल करते हैं, कोई नौकरी जैसा नौकरी नहीं, लेकिन हर आउटसोर्स एजेंसी में बहाल होने वाले लोगों को पैसा भी देना पड़ रहा है। जी जी नौकरी के लिए पैसा दो, बहुत जगह तो उनके पोशाक के लिए उनको पैसा देना पड़ता है। जी जी ड्रेस बनेगा उसका भी पैसा देना पड़ेगा, कुछ सिक्योरिटी भी जमा करना पड़ेगा। जी तो इतनी बेरोजगारी की स्थिति इतनी खराब है। जी कोई इंडेक्स का बात छोड़ दीजिए, जी जी बेरोजगारी तो है, जी जटिल है जी बेरोजगारी। अब आप जो कहा ना, अब देखिए पूंजीपति और रोजगार वेंडर्स हैं इस देश में। जी जी वेंडर्स आज के दिन में सरकारी आंकड़ा के हिसाब से 1.25 करोड़, मैंने 1.25% पॉपुलेशन का है। जी जी जो पीएम स्वनिधि योजना जो इन्होंने लाया जी है जी उसका ही सर्वे है 1.25%। तो आप आंकड़ा अगर देखिएगा तो 140 करोड़ की आबादी में जी जी कितना हो गया। जी जी अगर हम 2-2.25 करोड़ भी मान के चलते हैं जी तो उसका 4 गुना अगर करते हैं उसके फैमिली से, तो मोटा मोटी 10 करोड़ जी जी लोगों का जीवन यापन वेंडर्स के रूप में फुटपाथ पर दुकान चलने से हो रहा है। जी जी कानून बन गया पार्लियामेंट में, यूपीए की सरकार जाते जाते माननीय राहुल गांधी जी ने कानून बनवा दिया। जी जी उनके कानून का अनुपालन नहीं हो रहा, उनका कानून है। जी जी जब आपको अगर उनको हटाना है तो उसके पहले आपको कुछ उनका व्यवस्था करना जी होगा। जी अब आप बताइए कि मॉल बनाने के लिए आप जगह दे रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को उनका कारखाना खोलने के लिए उनको कम रेट में उनको जमीन दे रहे हैं, बिजली मुहैया करा रहे हैं, बहुत सारा सब्सिडी और सुविधा उनको दे रहे हैं, जी जी जीएसटी का उनको बहुत सारा रिफंड दे रहे हैं, जी जी बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं। वो आज मैं कहता हूं कि कोई इंडस्ट्री उठा लीजिए, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सब लोगों को मिला करके जितना रोजगार नहीं है इस देश में, उससे ज्यादा रोजगार लोग फुटपाथ पर अपना रोजगार पैदा कर रहे हैं।
जी जी तो ये स्वनियोजन को आप क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं? जी जी क्यों नहीं बढ़ावा दे रहे हैं? क्यों नहीं एक बड़ा हर इलाके में एक बड़ा मार्केट बनता है जी जी जहां वेंडर को आप जगह दीजिए जी जी कि साहब यहाँ ये वेंडिंग जोन है बड़ा, जी जी इस वेंडिंग जोन में लोग जाएंगे, क्या करें? आप यूपीए की सरकार में वेंडर जोन भी बनाया गया था। बनाया गया था, तो वही तो कह रहे हैं कि ये वेंडिंग जोन का जो कंसेप्ट है, आप मॉल बना रहे हैं, वेंडिंग जोन नहीं बना रहे हैं। जी जी हैं? तो ये भी तो गरीबों की इकोनॉमी को चला रहे हैं वेंडर्स लोग। तो देखिए यही कारण है, मानसिकता है, सोच है। ये सोच को हम लोग बदल नहीं रहे हैं। जी जी सत्ता या विपक्ष जो भी राजनीति में लोग हैं, उनको देश के हार्ड वर्किंग लोगों के लिए सोच बदलने की जरूरत है कि सोच बदलें कि भाई जो काम कर रहा है उसका उसको मिल जाना चाहिए। देश में बहुत सारे मजदूर संगठन भी बन चुका है, कहीं यह भी एक कारण तो नहीं है जिसकी वजह से कंपनी, ठेकेदार, सरकार इसका शोषण करती है या फिर उसका इस्तेमाल करती है अपना श्रमिक संगठन बना के, ताकि मजदूरों का हक हमारी कंपनी के हित में हो कर सके? नहीं, ये कहीं कहीं हो सकता है, हम इससे इनकार नहीं करते हैं, लेकिन संगठन तो बहुत जगह है ही नहीं। जी जी अब आज मान लीजिए कि पटना में मेट्रो रेल बन रहा है। जी जी तो मेट्रो रेल जो बन रहा है उसमें काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, जी उनसे 12 घंटा ड्यूटी लिया जा रहा है। जी जी आप चले जाइए बुडको में, नमामि गंगे में जो लोग काम कर रहे हैं मजदूर, जी जी उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा है, सोशल सिक्योरिटी, पीएफ, ईएसआई का कोई सुविधा नहीं है। जी जी 2 एग्जाम्पल हमने दिया। जी जी अब आप इसको देखिए कि इनको कैसे मिलेगा। जी वहां कोई संगठन नहीं है जी या संगठन से जुड़े हुए वो लोग नहीं है, तो कहाँ है? मैंने उनको तो कोई डिवाइड एंड रूल करने का जरूरत नहीं है। जी जी एक भय है जी जी कि हम अगर संगठन बनाएंगे या हम उचित मांग मांगेंगे तो हमको काम से निकाल दिया हटा देगा। तो रोजी रोटी का सवाल इतना अहम हो गया है कि आदमी देखता है कि 2 रोटी के चक्कर में 1 रोटी भी हम ना गंवा दें। जी जी दोनों शाम खाने के चक्कर में एक शाम जो भोजन मिल रहा है, जी जी वो भी नहीं कहीं हमारा चला जाए। जी बच्चा को मतलब एक शर्ट पैंट के बदले एक पैंट ही दे पा रहे हैं, जी जी कहीं वो भी हमारे हाथ से नहीं चला जाए। जी तो एक पैंट बचाने के चक्कर में एक मतलब भय का माहौल, भय का माहौल है कि भाई चलो जो मिल रहा है वो कम से कम हमको मिलता रहे, हाथ जोड़ने से मिले, जैसे भी मिले। तो ये है स्थिति। चलते चलते मजदूरों से क्या अपील करेंगे? मजदूरों से तो मेरा देखिए एक ही अपील है, और वो हमारे मतलब हमारा जीवन है, मजदूर हमारा जीवन है, हम उसी के लिए जीते हैं। मेरे पास अब मजदूरों के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। जी जी न कोई धंधा है, न कोई बिजनेस है, न कोई व्यापार है। मैं दिन रात मजदूरों के लिए काम करता हूं और उनसे एक ही अपील करता हूं, जी जी संगठित हो, संघर्ष करो। जी जी संगठित हो, संघर्ष करो, संगठित हो, संघर्ष करो, बस। आपने अभी सुना, संगठित हो और संघर्ष करो। नमामि गंगे हो या पटना मेट्रो, तमाम तरह के देश में अन्य राज्य की सरकार मजदूरों का शोषण पर कई विचार अपने रखे। चंद्रप्रकाश सिंह जी ने आईएलओ, नासवी, इंटक, जिस तरीके से लगातार सरकार के श्रम कानून के विरोध में मोर्चा खोलकर काम करता है, यह बात निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जब से मोदी की सरकार आई, बीएमएस ने श्रमिकों के आवाज को बुलंद नहीं किया है। अब इसके पीछे उनका क्या रहस्य है या उनका क्या सच्चाई है या उनका क्या दर्द है, हम उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन चंद्रप्रकाश सिंह को बिहार के ही नहीं बल्कि देश के मजदूर उनको संकट मोचन के रूप में पहचान रखते हैं और उनको मानते भी हैं, और हम फिर श्रमिकों के मुद्दे पर उनको लगातार बुलाएंगे। आप समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।